नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11, गायत्री नगर, नवागाम, डिंडोली। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 5 स्वराज्य की नींव जो साहित्य का एकांकी प्रकार है, इसका अध्ययन करेंगे। और इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में इस प्रकार है, जो आप पढ़ सकते हैं। स्वराज्य की नींव यह एकांकी 1857 की लड़ाई, जिसे आज़ादी की प्रथम जंग माना जाता है, उस जंग पर आधारित यह पाठ है। इस एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह अपना अतुलनीय योगदान दिया था उसका वर्णन है, और उनके साथ कई नामी अनामी हस्तियों ने भी योगदान दिया था। उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। यह झांसी का किला है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह 1857 की जंग में अपनी शूरता वीरता दिखाई थी, इसका वर्णन इस एकांकी में दिया था। और उनकी सखियाँ थी जूही और मुंदर, उनका भी वर्णन यहाँ पर है। स्वराज्य की नींव इस एकांकी में लक्ष्मीबाई की सखियाँ जूही और मुंदर किस तरह स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपनी शूरता और वीरता का परिचय देते हैं, उसकी झलक इस पाठ में मिलती है। साथ ही सेना नायक तात्या टोपे के भी शूरवीरता का, पराक्रम का चरित्र चित्रण इस एकांकी में दिया गया है। उसके साथ रघुनाथ राव पेशवा का किस तरह मत परिवर्तन होता है और अपनी सेना अंग्रेज के खिलाफ उतारता है और 1857 की जंग में हिस्सा लेता है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बाबा गंगादास के भी विचार इस एकांकी में प्रस्तुत होते हैं। चलो छात्रों, एकांकी की शुरुआत करते हैं। एकांकी या नाटक जहाँ पर खेला जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। रंगमंच इस प्रकार होता है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है और युद्ध कुछ पल में शुरू होने वाला है। युद्ध की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई और उनके सखिया जूही और मुंदर वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप इस प्रकार। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कहते हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। झांसी का यह किला है और यह किला प्राप्त करने के लिए जंग लड़ी गई थी। यह कालपी भी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के कब्जे में है। ग्वालियर का किला भी उसके हाथ में है, लेकिन हालात बदल गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। स्वराज्य यानी स्वतंत्र राष्ट्र या खुद का राष्ट्र। हिमालय अड़ जाना मुहावरा, जिसका अर्थ होता है रुकावट निर्माण होना। लक्ष्मीबाई आगे कहती हैं कि उन समस्याओं का सामना करती हूँ, उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। थपेड़े मारना मुहावरा है, यानी इसका अर्थ होता है समस्याओं का तेजी के साथ प्रकट होना। रानी लक्ष्मीबाई आगे कहते हैं, उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। इसका अर्थ इस तरह होता है कि रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए हिमालय जैसी बाधाओं को टकराना चाहते हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं, बांदा के नवाब, तात्या टोपे, राव साहब, ये सब ऐसो आराम में डूबे हैं, इसलिए आज़ादी हर बार नजीक आकर भी दूर चली जाती हैं। इस तरह की पहाड़ जैसी समस्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने है। इन शब्दों के अर्थ, नाविक यानी माझी, मल्लाह। क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। लपट यानी ज्वाला, अग्नि। लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल हैं। प्रलय यानी विनाश की भूमिका तैयार हो चुके हैं और कुछ ही पलों में स्वराज्य हमारा छीना जाएगा। अंग्रेज हम पर आक्रमण करेंगे और मौत सामने खड़ी है, लेकिन ऐसे हालात में भी राव साहब अपने ऐसो आराम से ऊपर नहीं आते हैं और उनको राज्य के प्रति जरा भी चिंता का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहती हैं। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर जूही कुछ लक्ष्मीबाई से कहना चाहते हैं, लेकिन तभी लक्ष्मीबाई अपनी बात आगे बढ़ाती हैं। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली।
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है वचन या प्रण। हाथ से निकलना का अर्थ होता है अपने बस में न रहना। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर उनके सखी जूही उनसे कहते हैं, कौन कहता है आप अकेले हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ते हैं, फिर भी यह निराशा कैसे? गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ, जिसे पढ़कर जीवन में एक नई चेतना प्राप्त होती है। जूही की बात सुनकर रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं जूही से, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? इस तरह जूही को जवाब देती है रानी लक्ष्मीबाई। बाबा गंगादास एक सामाजिक क्रांतिकारी विचार रखने वाले संत जो लक्ष्मीबाई के गुरु हैं। उनका जीवन संक्षिप्त इस प्रकार है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास के विचार जूही के सामने रखते हैं और कहते हैं, जब तक हमारे समाज में छुआछूत यानी जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। छुआछूत, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद और ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर हम सेवा, तपस्या और बलिदान नहीं देते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। ऐसे विचार बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहे थे। रानी लक्ष्मीबाई के विचार सुनकर जूही उनसे कहते हैं, लेकिन महारानी, उन्होंने यानी बाबा गंगादास ने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। बाबा गंगादास के विचार जूही रानी लक्ष्मीबाई के सामने रखते हैं। भूमि तैयार करना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आधार बनाना, भूमिका तैयार करना। नींव का पत्थर बनना, यह भी मुहावरा है, इसका अर्थ होता है किसी नेक या खास काम की शुरुआत करना। जूही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीबाई से कहते हैं, सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। इस तरह अपने विचार जूही रानी लक्ष्मीबाई के सामने रखती हैं। जूही की वीरता भरी बातें सुनकर लक्ष्मीबाई उनसे कहते हैं, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जूही से आगे कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति हैं, फिर भी हम दुर्बल हैं। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर हैं, शक्ति होकर भी हम कमज़ोर हैं। लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, यानी शिस्त नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं। तात्या जैसे सेनापति, ग्वालियर जैसा मजबूत किला और झांसी का स्वराज्य होते हुए भी हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जूही से कहते। जूही, तुम जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? जूही महारानी से अपनी दुर्बलता अर्थात कमजोरी की वजह बताते हुए कहते हैं, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, ऐसा कहते हैं। उसी वक्त मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करते हैं। जूही की बात वह सुन लेते हैं और जूही को जवाब देते हुए कहते हैं, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथराव पेशवा, राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या, यह सब विलासिता में डूबे हैं, हम नहीं। मुंदर की बात सुनकर सहसा यानी अचानक जूही मुंदर से कहते हैं, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, सेनापति तात्या ऐसो आराम में नहीं डूबे हैं। जूही की बात सुनकर मुंदर मुस्कुराती हुई जूही को जवाब देते हैं, ओहो समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। पक्ष लेना यानी तरफदारी करना, इस तरह का जवाब मुंदर जूही को देती है। मुंदर की बात सुनकर जूही दृढ़ स्वर में यानी मजबूत आवाज में मुंदर से कहते हैं,
मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तथ्य यानी सत्य। इस तरह का जवाब जूही मुंदर को देती है। मुंदर जूही को जवाब देते हुए कहते हैं, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? इस तरह का जवाब मुंदर जूही को देती है। जूही मुंदर से कहते हैं, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। इस तरह जूही अपना पक्ष रखती है। जूही अपने राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, स्वराज्य के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए मुंदर से कहती हैं, देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। देश के लिए मैं सेनापति को ठोकर मार सकती हूँ, ठोकर मार चुकी हूँ। इस तरह की प्रखर राष्ट्रवादी भावना जूही प्रस्तुत करती है। मुंदर जूही का राष्ट्र प्रेम देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और चकित होकर कहते हैं, जूही, तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी यानी मालिक मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? मुंदर की बात सुनकर लक्ष्मीबाई मुंदर को समझाते हुए कहते हैं, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। धुतकार देना इस शब्द का अर्थ होता है तिरस्कार करना, मना कर दिया था। इस तरह जूही उनको रोकती है। जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। मैं अपने स्वराज्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, नाच सकती हूँ, लेकिन मेरी कला के कारण किसी की जिंदगी बर्बाद हो, स्वराज्य बर्बाद हो, तो मैं वह कार्य नहीं कर सकती। अगर जो कोई मुझे ऐसा करने के लिए कहे, तो उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ, ठोकर मार चुकी हूँ। ऐसा जूही कहती है। जूही की बात सुनकर लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर उसे समझाते हुए कहते हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी नशे में होना, कचोटना यानी दुख होना, उनकी नशा हम दूर नहीं कर सकते। यही तो दुख की बात है जूही। जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। ऐसा जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहते हैं, मैं स्वराज्य के लिए ऐसे राज्य को ठोकर मार सकती हूँ। मुंदर भी लक्ष्मीबाई से कहते हैं, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। जो अय्याशी में डूबे हैं, उनकी नींद हराम कर दें। नींद हराम करना यह मुहावरा है, यानी गहरी चिंता में डाल देना। रानी लक्ष्मीबाई मुंदर से कहते हैं, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकते हैं। अब दुश्मन ही उनकी नींद हराम करेंगे। जूही लक्ष्मीबाई से कहते हैं, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं रानी लक्ष्मीबाई? लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? शंका यानी शक, संदेह, गहरा यानी गहराई। मुंदर कहते हैं, भाई साहब ठीक कहते हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी, और इस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए राव साहब के दरबार में पायल की झंकार और भी झनक उठेंगी। मनोरंजन और नाच गान के कार्यक्रम अपनी निराशा को दूर करने के लिए और भी बढ़ जाएंगे। ऐसा मुंदर कहती हैं। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के
आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा, यानी दरबार में कर्मकांड बढ़ जाएंगे, ऐसा मुंदर कहती है। मुंदर ऐशो आराम की राव साहब की जिंदगी के बारे में बताते हैं, तभी सहसा यानी अचानक कहीं दूर से तोपों का स्वर यानी आवाज़ सुनाई देते हैं। सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। तोपों की आवाज़ सुनकर लक्ष्मीबाई सचेत सावधान हो जाती हैं और अपनी सखी जूही से कहते हैं, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे, ऐसा संदेश देती हैं। जूही लक्ष्मीबाई से कहते हैं, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ, ऐसा जूही कहते हैं। पाताल से खींच लाना यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है किसी इच्छित चीज को कहीं से भी ढूंढ लाना। तोपों की आवाज़ सुनकर रघुनाथ राव भी घबरा जाते हैं और घबराकर रानी लक्ष्मीबाई के पास आते हैं और कहते हैं, महारानी, आपने सुना? रघुनाथ राव की बात सुनकर लक्ष्मीबाई कहते हैं, क्या रघुनाथ राव? रघुनाथ राव महारानी से कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही यह समाचार सुनकर कांपते हैं और कहते, क्या पेशवा की सेना हार गई? रघुनाथ राव द्वारा दी गई खबर सुनकर लक्ष्मीबाई उनसे कहते हैं, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। आंखें खोलना यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है सत्य समझ में आना। रघुनाथ राव, अपनी सेना को आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई से कहते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच के लिए तैयार करना, आक्रमण के लिए तैयार करना। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, ऐसा कहकर रघुनाथ राव चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं, और जूही, तुम भी जाओ बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही भी बाहर देखते हैं और कहते हैं, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई सरदार तात्या से कहती हैं, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? लक्ष्मीबाई की बात सुनकर सरदार तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, वह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? भाई तात्या को आगे कहते हैं, कौन सा उत्सव हमारे राज्य में मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर तात्या लक्ष्मीबाई से कहते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई तात्या से आगे कहते हैं, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी, ऐसा लक्ष्मीबाई तात्या को कहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मीबाई तात्या को ताने मारती है तो जूही से रहा नहीं जाता। जूही लक्ष्मीबाई से कहते हैं, सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या दुखी होकर लक्ष्मीबाई से कहते हैं, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई जूही से कहते हैं, तू कहते हैं, अच्छा, लेकिन तभी मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर लक्ष्मीबाई से कहते हैं, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? लक्ष्मीबाई की बात सुनकर जूही तात्या के बारे में लक्ष्मीबाई से कहते हैं, सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। जूही की बात सुनकर लक्ष्मीबाई कहते हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर तात्या लक्ष्मीबाई से कहते हैं, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों के झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मौत से जूझना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है हिम्मत से मौत का सामना करना। राग रंग
का अर्थ होता है भोग विलास। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर तात्या लक्ष्मीबाई से कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर तात्या कहते हैं, ऐसा ही होगा महारानी। लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कलंकित इस शब्द का अर्थ होता है बदनाम। लक्ष्मीबाई की बात सुनकर तात्या कहते हैं, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहते हैं तात्या से, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर लक्ष्मीबाई से कहते हैं, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर और लक्ष्मीबाई की बात सुनकर जूही कहते हैं, और मैं तोपखाना संभालूंगी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही और मुंदर का हौसला बढ़ाते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर कहते हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों सखियां हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुन लाते न धुन लाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। ऐसे अनेक नामी अनामी वीर, क्रांतिवीर, समाज सेवक को हमारा सत सत नमन। ऐसे वीरों को नमन, शुक्रिया, आभार, जय भारत। इस एकांकी पर आधारित स्वाध्याय इस प्रकार है, इसे जल्द से जल्द लिखकर आपको भेजना है।